नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पर हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत जो अध्ययन कर रहे थे वो कर रहे थे राजस्थान के दुर्गों का। तो वही राजस्थान के दुर्गों में से आज हम मारवाड़ के 9 कोटि दुर्गों में जो सर्वोच्च स्थान पर आता है बच्चों, उसका नाम है मेहरानगढ़। तो उस मेहरानगढ़ के दुर्ग के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये भारत का एकमात्र दुर्ग है बच्चों, जो ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे के समान दिखाई देता है। विश्व के 8वें अजूबे में इसे सम्मिलित किया जाता है और इसके मेलों को देख करके तो राजस्थान के इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसके विषय में लिखा है कि जोधा के बेटे इसकी खिड़कियों पर बैठ करके ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं, क्योंकि यहां से उनकी हुकूमत की हद तक निगाहें जाती है। तो बच्चों, इसी दुर्ग के विषय में अध्ययन करते हैं। इसका प्रसिद्ध नाम है मेहरानगढ़। हम काफी चर्चा करेंगे कि इसका नाम मेहरानगढ़ भी क्यों रखा, क्या कारण था इसका मेहरानगढ़ नाम रखने का, कई सारी चर्चाएं हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो प्रसिद्ध नाम है वो प्रसिद्ध नाम क्या है बच्चों, मेहरानगढ़। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये दुर्ग है कहां पर। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये है जोधपुर में। मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है, जोधपुर में। अब हम दुर्ग को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे इसकी कैटेगरी कि मेहरानगढ़ दुर्ग को कौन सी श्रेणी में रख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखेंगे आप, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ऐसे ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरी दुर्ग, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत होगा, गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग का मतलब बच्चों ये किसी न किसी पहाड़ी पर बन रखा है। आप लोग ध्यान रखेंगे यह चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। आप लोग ध्यान रखेंगे मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है कौन सी पहाड़ी पर बन रखा है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बन रखा है। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है बच्चों कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। मैं आपको बता दूं, चिड़िया टूक पहाड़ी का जो पूर्व नाम था इसे पूर्व में कहा जाता था पंचेटिया पहाड़ी। पंचेटिया बच्चों एक प्रकार का पत्थर हुआ करता है और ये जो चिड़िया टूक पहाड़ी है इसी का नाम था बच्चों पंचेटिया पहाड़ी। होता क्या है कि राव जोधा इस दुर्ग का निर्माण करवाते हैं और बच्चों राव जोधा इस पंचेटिया पहाड़ी पर क्या करते हैं कि अपने सैनिकों को भेजते हैं और इस पर जो एक संत थे वो संत तपस्या किया करते थे और जबरदस्ती राव जोधा के सैनिकों ने उन संतों को वहां से हटा दिया और इस कारण उन्हें संत क्या दे देते हैं, श्राप दे देते हैं कि आप यहां से कभी भी विजय नहीं होंगे, ये आपका जो दुर्ग आप बनाएंगे यहां पर वह अजय नहीं होगा। तो बच्चों होता क्या है कि राव जोधा डर जाता है। हम निर्माता के विषय में भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इसी पंचेटिया पहाड़ी पर जो महात्मा रहते थे उनका नाम था चिड़ियानाथ। तो बच्चों चिड़ियानाथ के नाम पर ये कालांतर में जाकर के पहाड़ी किस नाम से जानी गई, चिड़िया टूक पहाड़ी, जबकि इसका वास्तविक नाम क्या था, पंचेटिया पहाड़ी। और पंचेटिया पहाड़ी पर बन रखा है इसलिए इसकी श्रेणी कौन सी हो गई, गिरी दुर्ग। बच्चों आइए करते हैं इसके निर्माता के विषय में बात। निर्माता में आप लोग ध्यान रखेंगे 13 मई 1459 ईस्वी के दिन और वार था बच्चों शनिवार। और निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने। कई सारी जगह पर 12 मई भी आपको देखने को मिलेगी और कई सारी जगह पर आपको 13 मई भी देखने को मिलेगी। तो आप प्रमाणित रूप से 13 मई मान लेंगे। 13 मई 1459 को राव जोधा ने इस दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किस दिन, शनिवार के दिन। बच्चों ध्यान रखेंगे इस किले की जो नींव रखी थी वह करणी माता ने। ध्यान रखेंगे आप, करणी माता ने इस किले की नींव किसने रखी थी बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे करणी माता ने इस दुर्ग की क्या रखी थी, नींव रखी थी। करणी माता ने ही मेहरानगढ़ दुर्ग की बच्चों क्या रखी थी, नींव रखी थी। ये सभी आप ध्यान रखेंगे।
बच्चों होता क्या है कि करणी माता यहाँ पर इन्हें कहती हैं कि इन महात्मा के श्राप से बचने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक व्यक्ति जीवित ही इस किले में दफनाना होगा। और जीवित राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसमें व्यक्ति को जीवित दफनाया गया, उसका नाम क्या है बच्चों, मेहरानगढ़। इसमें व्यक्ति का नाम है रजिया, और इसी रजिया का बच्चों एक और नाम मिलता है जिसका हम कह सकते हैं राजा राम। तो रजिया या राजा राम बलाई, आप लोग ध्यान रखेंगे, रजिया या राजा राम बलाई को इसमें क्या कर दिया गया था, जीवित दफना दिया गया था। ध्यान रखेंगे आप, इसके किले की नींवों में इस व्यक्ति को जीवित रख दिया था। रजिया या राजा राम बलाई को क्या कर दिया था, जीवित ही रख दिया था। इससे क्या है कि महात्मा के श्राप इस पर नहीं लगे, और ये करणी माता ने इनको ऐसी सलाह दी थी, और करणी माता ने बच्चों इसकी क्या रखवाई थी, नींव रखवाई थी। ये सब आप ध्यान रखेंगे। बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं किले के वास्तविक निर्माता की, आपसे पूछा जा सकता है कि दुर्ग के वास्तविक निर्माता कौन है, तो पुराने वाले किलों के अंदर में आप लोगों को बता चुका कि हम वास्तविक निर्माता उन्हें ही मानते हैं जो सर्वाधिक निर्माण करवाते हैं। दुर्ग पर सर्वाधिक निर्माण किसने करवाए, आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक निर्माण, जो सर्वाधिक निर्माण करवाएगा वही क्या होगा बच्चों, वही इसका वास्तविक निर्माता होगा। और मेहरानगढ़ दुर्ग के जो वास्तविक निर्माता है वह कौन है, मालदेव। ध्यान रखेंगे आप, मालदेव क्या करते हैं कि इस दुर्ग के बाहर चारों ओर एक प्रकोटे का भी निर्माण करवाते हैं, एवं दुर्ग के अंदर कई सारे मेलों का निर्माण करवाते हैं। जोधपुर दुर्ग में सर्वाधिक निर्माण मालदेव के द्वारा करवाया गया, इसलिए मालदेव को इस दुर्ग का क्या माना जाता है बच्चों, वास्तविक निर्माता माना जाता है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। मालदेव से पूर्व जो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग था बच्चों, जहां तक फैला हुआ था उसे जोधाजी का पलसा कहा जाता है। इसको भी हम आपको पढ़ाएंगे, जोधाजी का पलसा। मालदेव से पूर्व इस दुर्ग को जो ज्यादातर लोगों में जाना जाता था वो किस नाम से जाना जाता था, जोधाजी का पलसा के नाम से जाना जाता था। ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो इस दुर्ग के जो आधुनिक निर्माता हुए, आधुनिक निर्माता, वास्तविक निर्माता या सर्वाधिक निर्माण, साथ में ये भी आप ध्यान रखेंगे आधुनिक निर्माता। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक निर्माता कौन है, तो आधुनिक निर्माता भी कौन होंगे बच्चों, मालदेव। लेकिन आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। ये सब आप ध्यान रखेंगे। बच्चों ऊपर से देखने पर यह किला भारत के नक्शे के समान नजर आता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, संपूर्ण भारत का एकमात्र किला है जो भारत के नक्शे के समान, भारत के नक्शे के समान नजर आता है। कौन सा किला भारत के नक्शे के समान नजर आता है, तो मेहरानगढ़ का किला है जो भारत के नक्शे के समान नजर आता है। ऊपर से देखने पर यह किला कैसा नजर आता है बच्चों, ऊपर से देखने पर यह किला भारत के नक्शे के समान नजर आता है। बच्चों ये जो किला है अपने जालियों की कटाई, ध्यान रखेंगे, मेहराब एवं जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। मैंने ऐसे कई सारे दुर्ग आपको पढ़ाए हैं, कोई किसके लिए प्रसिद्ध है, कोई किसके लिए प्रसिद्ध है। वैसे ही मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वह मेहराब व जालियों की कटाई के लिए, जालियों की बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मेहरानगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो मेहराब व जालियों की बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है। ये सब आप ध्यान रखेंगे, बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है, बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। तो आप जरा इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसी दुर्ग को और आगे बढ़ाते हैं। मेहरानगढ़ जोधपुर में गिरी दुर्ग की श्रेणी में चिड़िया टूक पहाड़ी पर बन रखा है, जिसे पूर्व में पंचेटिया पहाड़ी कहा जाता था। 13 मई 1459 को राव जोधा ने शनिवार के दिन दुर्ग का निर्माण करवाया।
इसकी जो नींव रखी करणी माता ने रखी, और संत के श्राप से बचने के लिए इसे रजिया या राजा राम बलाई को इसमें जीवित दफनाया गया था। इसका वास्तविक निर्माता, सर्वाधिक निर्माण या आधुनिक निर्माता मालदेव को माना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक निर्माण करवाया था। और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे भारत के नक्शे के समान बन रखा है। और ये जो किला है बच्चों, ये मेहराब और अपने जालियों की कटाई के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो आप लोगों ने शायद ले लिया होगा, और इसी दुर्ग को हम और आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि इस दुर्ग के क्या क्या उपनाम हो सकते हैं, क्योंकि उपनाम से भी हमें कई सारी जानकारियां मिलेगी। तो आप लोग जरा इनके उपनाम भी ध्यान रखेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि यहां पर दुर्ग का जो प्रसिद्ध नाम है वह मेहरानगढ़ है। और मेहरानगढ़ को मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप लोगों से यूं भी पूछा जा सकता है कि मेहर कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप क्या बताएंगे, मेहर कौन सी भाषा का शब्द है? तो बच्चों, मेहर पारसी भाषा का शब्द है, और पारसी में मेहर का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य। ध्यान रखेंगे आप, ये सूर्य वंशियों का गढ़ होने के कारण ही इसे क्या कहा गया है, मेहरानगढ़ कहा गया है। और मेहर पारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। तो आइए हम जानते हैं दुर्ग के उपनाम। क्या क्या उपनाम हो सकते हैं दुर्ग के। सबसे पहले तो हम इसी के नाम की, जिसका प्रसिद्ध नाम है, इसी की बातचीत करेंगे। देखो बच्चों, ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहते हैं, मेहरानगढ़। क्या कहते हैं, मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ में जो मेहर शब्द है बच्चों, ये मेहर किस भाषा का शब्द है, ये मेहर बच्चों पारसी भाषा का शब्द है। और इस मेहर का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। और इस मेहर का अर्थ सूर्य होने के कारण ही बच्चों इसे सूर्यगढ़, सन सिटी और सूर्य नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्यवंशियों का गढ़ था, इसलिए इसे मेहरानगढ़ कहा गया। क्योंकि मेहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। कुछ लोग बताते हैं कि अपनी विशालता के कारण इसे क्या कहा जाता है, मेहरानगढ़ कहा जाता है, अपनी विशालता के कारण। लेकिन आप वास्तविक ऐतिहासिक रूप से ध्यान रखेंगे कि मेहर पारसी भाषा का शब्द है, और मेहर का अर्थ होता है सूर्य, और ये सूर्यवंशियों का गढ़ होने के कारण ही क्या कहलाया बच्चों, सूर्यगढ़ कहलाया। राव जोधा के द्वारा निर्मित होने के कारण इसको जोधानागढ़ भी कहा जाता है। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, राव जोधा के द्वारा निर्मित होने के कारण क्या कह दिया गया इसे, जोधानागढ़। बच्चों, इसे कागमुखी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, क्या कहा जाता है, कागमुखी। अब कागमुखी जो दुर्ग है, कागमुखी दुर्ग किसे कहते हैं, ऐसा किला जो आगे से तो संकड़ा हो और पीछे से चौड़ा हो। आगे से तो संकड़ा हो और पीछे से क्या हो, चौड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, कागमुखी दुर्ग। ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो आगे से तो क्या है बच्चों, संकड़ा है। आगे से तो क्या होना चाहिए, संकड़ा होना चाहिए, और पीछे से कैसा होना चाहिए, पीछे से बच्चों चौड़ा होना चाहिए। आगे से संकड़ा और पीछे से चौड़ा अगर आपको कोई दुर्ग देखने को मिल जाए तो उसे आप क्या कह सकते हैं, कागमुखी दुर्ग कह सकते हैं। बच्चों ध्यान रखेंगे, इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि। और गढ़ चिंतामणि बच्चों, जब इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण हो जाता है, जब राव जोधा यहाँ पर अनुष्ठान करवाते हैं और कुंडली में इस दुर्ग का नाम निकलाते हैं, तो कुंडली के अनुसार इस दुर्ग का नाम क्या है, गढ़ चिंतामणि। आप लोग ध्यान रखेंगे, कुंडली में जिसका नाम मिलता है वह क्या है, इस दुर्ग की कुंडली बनाई थी और उसमें इसका नाम क्या रखा, गढ़ चिंतामणि। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि गढ़ चिंतामणि इसलिए कहते हैं कि जो इन्होंने अनुष्ठान किया था उसमें इन्होंने धोखे से क्या करते हैं, मंडोर से एक ब्राह्मण को बुलाते हैं और ब्राह्मण के धधकते हुए कलेजे की उस यज्ञ के अंदर अनुष्ठान में क्या दे देते हैं, आहुति दे देते हैं। तो ब्राह्मण की आहुति देने के कारण इसे गढ़ चिंतामणि कहते हैं। कुछ लोग ऐसा बताते हैं, जबकि ऐतिहासिक स्रोत आप ध्यान रखेंगे कि कुंडली में इसका नाम जो निकला है वह क्या आया, गढ़ चिंतामणि। बच्चों वो भी बात हम मान सकते हैं क्योंकि मंडोर में ब्राह्मण देवता की भी छत्री स्थित है। आपसे पूछ ले कि ब्राह्मण देवता की छत्री कहां पर है, तो वो है मंडोर में।
इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे इस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूर ध्वज गढ़, क्योंकि मोर की आकृति के समान होने के कारण क्या कहते हैं? मयूर ध्वज गढ़। और कई बार तो इसे मोर ध्वज गढ़ भी कह देते हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे किसी दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ या मोर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे इसी दुर्ग को हम कह सकते हैं सूर्यगढ़, क्योंकि सूर्यवंशियों का गढ़ रहा है इसलिए इसको सूर्यगढ़ भी कह सकते हैं। जोधपुर नगरी को हम क्या भी कहते हैं बच्चों? सन सिटी भी कहते हैं, सूर्य नगरी भी कहते हैं, इसलिए इसको हम क्या भी कह सकते हैं? सूर्यगढ़। इसको आप सन फोर्ट भी कह सकते हैं। अगर सूर्यगढ़ को हम अंग्रेजी में कह देंगे तो क्या कह देंगे? सन फोर्ट भी कह देंगे। बच्चों इसे रणवीरारो खूंटो, ध्यान रखेंगे आप, रणवीरारो खूंटो, रणवीरारो खूंटो किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसी दुर्ग को रणवीरारो खूंटो भी कहा जाता है। ऐसा भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार इसके उपनामों से संबंधित भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे किले की जानकारी को बढ़ाते हैं। और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब बच्चों हम थोड़ी इसके इतिहास की बातचीत कर लेते हैं। जोधपुर के राठौड़ों के इतिहास की भी हम बातचीत कर लेते हैं। राठौड़ों के बारे में भी आप लोगों ने काफी सुना होगा। तो बच्चों होता क्या है कि 1544 ईस्वी के अंदर आप लोगों को पता होगा गिरी सुमेल का युद्ध होता है। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है मालदेव व शेर शाह सूरी के मध्य। ध्यान रखेंगे आप, गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था बच्चों? मालदेव व शेर शाह सूरी के मध्य 1544 में युद्ध हुआ था। 1544 ईस्वी की बात है। और 1544 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था बच्चों? गिरी सुमेल का युद्ध। आप लोग अच्छे से जानते होंगे इस युद्ध को, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। बच्चों इस वक्त होता क्या है? ये किन किन के मध्य होता है? ये होता है बच्चों मालदेव, मालदेव और मालदेव वर्सेस दूसरा कौन था बच्चों? वो था शेरशाह सूरी। मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य जो युद्ध हुआ, इसमें शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से विजय कर पाता है। शेरशाह सूरी हारा हारा इसमें जीता था, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। इसलिए शेरशाह सूरी ने इसके विषय में कहा था, ध्यान रखेंगे आप, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि मैंने एक मुट्ठी भर, ध्यान रखेंगे आप, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, हिंदुस्तान के बादशाह बाजरे के लिए, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती, हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। तो ध्यान रखेंगे आप, ऐसा किसने कहा था? कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, खो दी होती। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खोदी होती, ऐसा किसने कहा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसा शेरशाह सूरी ने कहा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इसे विजय प्राप्त हुई थी और उसी कारण इन्होंने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरा। बच्चों यहाँ पर एक मुट्ठी भर बाजरा से क्या अभिप्राय है? तो आप लोगों से ऐसा भी पूछ लिया जाए तो यहाँ एक मुट्ठी भर बाजरे से अभिप्राय जोधपुर रियासत के विषय में कहा गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों होता क्या है कि इसी मालदेव के समय वापस पुण्य जो आक्रमण करते हैं वो करते हैं बच्चों मालदेव के बाद आप लोग ध्यान रखेंगे राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन के समय बच्चों यहां पर आक्रमण किया था। राव चंद्रसेन के समय हसन कुली खां मेवाती ने, हसन कुली खां मेवाती, राव चंद्रसेन के समय हसन दिया आक्रमण कर दिया, हसन कुली खां मेवाती ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। लेकिन राव चंद्रसेन ने क्या नहीं की बच्चों? अधीनता स्वीकार नहीं की। राव चंद्रसेन के समय हसन कुली खां मेवाती ने आक्रमण किया, लेकिन राव चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो राव चंद्रसेन के बाद में यहाँ के बच्चों एक शासक हुए जिनका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। ध्यान रखेंगे आप,
कौन सा राठौड़ था जिसने मुगलों की पहली बार अधीनता स्वीकार की? तो मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। आप लोगों से पूछा जा सकता है अधीनता स्वीकार की, स्वीकार की। एवं इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, एवं इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मारवाड़ का ऐसा शासक जिसने पहली बार मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, या मारवाड़ का ऐसा शासक जिसने पहली बार मुगलों की अधीनता स्वीकार की, उसका नाम क्या है बच्चों? मोटा राजा उदय सिंह। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि राव चंद्रसेन के समय हसन कुली खां मेवाती ने यहां पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। लेकिन राव चंद्रसेन ने क्या नहीं की बच्चों? अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप के पद प्रदर्शक माने जाते हैं। महाराणा प्रताप इन्हीं के रास्ते पर आगे चल करके स्वाभिमानी के लिए वो भी जाने गए। वैसे ये भी बड़े स्वाभिमानी थे राव चंद्रसेन, इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इन्हीं के वंश में मोटा राजा उदय सिंह थे, इन्होंने फलस्वरूप इनसे क्या कर ले? अधीनता स्वीकार कर ले। साथ में ही भय के कारण इन्होंने क्या किया कि वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर ले। अब इनको मुगलों से डर नहीं रहा था, भय नहीं रहा था, वैवाहिक संबंध स्थापित करते। तो आमेर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था भारमल कि वो प्रथम व्यक्ति था जिसने मुगलों से अधीनता एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैसे ही मारवाड़ के अंदर अगर हम बातचीत करें तो पहला व्यक्ति कौन होगा? मोटा राजा उदय सिंह, जिसने अधीनता व इनके साथ वैवाहिक संबंध क्या किए? स्थापित किए। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे 1674 ईस्वी के अंदर जमरूद में, 1674 ईस्वी में जमरूद में किसकी मृत्यु हो जाती है? जसवंत सिंह की। ये काबुल में पड़ता है जमरूद, ध्यान रखेंगे। और जसवंत सिंह जी की क्या हो गई बच्चों? मृत्यु हो गई। ध्यान रखेंगे जसवंत सिंह जी की मृत्यु जमरूद में होती है। कहां पर कब होती है? 1674 में। जब जसवंत सिंह जी मरे उस वक्त इनके कोई संतान नहीं थे। तो 1674 में इनकी मृत्यु के उपरांत क्या करते हैं बच्चों कि औरंगजेब जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है। आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है औरंगजेब जोधपुर को क्या कर देता है? खालसा घोषित कर देता है, खालसा घोषित। आप लोगों से पूछा जा सकता है ये कि किसकी मृत्यु के उपरांत औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था? तो जसवंत सिंह जी की मृत्यु के उपरांत इन्होंने क्या कर दिया था बच्चों? खालसा घोषित कर दिया था। एक परीक्षा में यह भी पूछा गया था कि जसवंत सिंह जी की मृत्यु कहां पर हुई थी? जमरूद में हुई थी। कब हुई थी? 1674 में। और 1674 में ही जोधपुर को क्या कर दिया था बच्चों? खालसा घोषित कर दिया था। खालसा क्या होता है कि अगर किसी राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं हो एवं उसकी मृत्यु हो जाए तो वह दूसरे सम्राट के अधीन चली जाती थी। वह रियासत वह गोद नहीं ले सकते थे, गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? खालसा कहते हैं। और जोधपुर को खालसा किसने घोषित किया? औरंगजेब ने किया। बच्चों ध्यान रखेंगे कि जब जसवंत सिंह जी मरे, इनकी मृत्यु के समय इनके कोई संतान नहीं थे। इस वक्त इनकी जो पत्नी थी वो लाहौर में थी और इनकी पत्नी गर्भवती थी। और कुछ दिनों के बाद 7-8 महीनों के बाद इनकी पत्नी से एक लड़का उत्पन्न होता है जिसका नाम रखा जाता है अजित सिंह। तो मारवाड़ के ऐसे व्यक्ति है जिनके विषय में कई सारे दोहों में आप लोगों ने सुना होगा कि जननी जने तो ऐसा जन मत जन जे 40 और नीतर रीजे बांजड़ी तारो मती लजाजे दूध। ऐसा कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ के लिए। और बच्चों वीर दुर्गादास राठौड़ ने इन जसवंत सिंह जी का एक पुत्र था जो इनकी मृत्यु के उपरांत पैदा हुआ था, उनका नाम था अजित सिंह। तो दुर्गादास राठौड़ अजित सिंह को वापस से यहाँ का क्या बनाता है? शासक बनाता है एवं जोधपुर से खालसा उठाता है। हम बातचीत करेंगे, आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि जोधपुर से दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से जोधपुर से क्या उठा दिया गया? खालसा उठा दिया गया। कौन सा शासक बनाया यहां पर? अजित सिंह।
अजीत सिंह का जन्म कहां पर हुआ था बच्चों? अजीत सिंह जी का जन्म हुआ था लाहौर में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कई सारी जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब इसकी कई सारी बातें हम करेंगे। अभी हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत इनका अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग जरा ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतिहास भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, उस वक्त इनके इतिहास से संबंधित काफी चर्चाएं हम लोग किया करेंगे। आप अभी ध्यान रखेंगे कि दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से, दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से क्या किया गया बच्चों? अजीत सिंह को यहां का शासक बनाया गया। अजीत सिंह को क्या किया गया? शासक बनाया गया। और अजीत सिंह जी को शासक बनाया एवं साथ ही क्या किया? जोधपुर से खालसा उठाया। ध्यान रखेंगे आप, जोधपुर से किसके शासक बनने पर खालसा उठाया गया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अजीत सिंह जी के शासक बनने पर जोधपुर से खालसा उठाया गया। इन्होंने यहाँ पर फतेह पोल एवं फतेह महल का भी निर्माण करवाया था अजीत सिंह जी ने, इस अवसर पर जो अभी हम दर्शनीय स्थलों में पढ़ेंगे। बच्चों कुछ दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह जी के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर के इनमें मतभेद हो जाते हैं और अजीत सिंह जी इनको देश निकाला दे देते हैं। तो ये कुछ दिनों के लिए मेवाड़ रियासत में रहे, लेकिन यहां से फिर ये कहां पर चले जाते हैं? उज्जैन चले जाते हैं, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी बन रखी है वह शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में स्थित है। ये सब बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम कुछ 3 स्टेटमेंट की बातचीत कर लेते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे कि दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से क्या किया? यहां खालसा उठा दिया। अब बच्चों इसे देखने के लिए क्या होता है कि एक बार जैकलीन कैंडी आ गए। ध्यान रखेंगे आप, जैकलीन कैंडी, बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से आपका तैयार होता है। जैकलीन कैंडी, और जैकलीन कैंडी ने इसके विषय में क्या कहा है? इस दुर्ग को देख करके जैकलीन कैंडी ने कहा है विश्व का 8वां अजूबा। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विश्व का 8वां अजूबा किसे कहा जाता है, तो इसी मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां क्या कहा जाता है बच्चों? अजूबा कहा जाता है। 7 वंडर्स तो आप लोगों ने काफी बार पढ़े होंगे, लेकिन 8वां अजूबा जो है वो कौन है? जोधपुर का मेहरानगढ़। और ये किसने कहा है? जैकलीन कैंडी ने कहा है। बच्चों इसे देखने के लिए एक बार कौन आ जाते हैं? रुडयार्ड किपलिंग। ध्यान रखेंगे आप, रुडयार्ड किपलिंग। ये रुडयार्ड किपलिंग अपने बूंदी में भी आए थे, रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग आप लोगों को पता होगा कि बहुत बड़े अंग्रेज साहित्यकार हैं, इन्होंने काफी सारी रचनाएं लिख रखी हैं। अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो इंग्लिश पढ़ा करते हैं उनके इनकी रचनाएं चला करती है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने जब इसके निर्माण को देखा तो इसके निर्माण को देख करके इसे क्या बताया? परियों। ध्यान रखेंगे आप, परियों। मैंने जब बूंदी का दुर्ग पढ़ाया था तब भी आप लोगों के इसके विषय में बताया था। परियों परिस्तों। ध्यान रखेंगे, परियों परिस्तों एवं देवताओं की करामात। ध्यान रखेंगे, परियों परिस्तों एवं देवताओं की करामात। देवताओं की करामात किस दुर्ग को कहा है? तो बच्चों ये कहा है मेहरानगढ़ के दुर्ग को। जबकि परियों एवं परिस्तों के द्वारा निर्मित किसे कहा है? तारागढ़ दुर्ग कहां का है? बूंदी वाले तारागढ़ को। तो रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कह दिया? परियों एवं परिस्तों के द्वारा निर्मित। और यहां पर इन्होंने क्या कह दिया? परियों परिस्तों एवं देवताओं की करामात कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने जब इसके महलों को देखा तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है कि जोधा के बेटे। ध्यान रखेंगे आप, जोधा के बेटे। और जोधा के बेटे इसकी खिड़कियों से ही, जोधा के बेटे इसकी खिड़कियों से ही, इसकी खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। अपनी सल्तनत पर, जोधा के बेटे इसकी खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। अपने सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं, रख सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि यहां से उनकी हुकूमत की हद तक, क्योंकि यहां से
उनकी हुकूमत की हद तक निगाहें जाती है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में ऐसा लिखा है कि जोधा के बेटे इसकी खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं, क्योंकि यहां से उनकी हुकूमत की हद तक निगाहें जाती है। बच्चों ध्यान रखेंगे ये किन महल के बारे में कह रखी है। तो इसी जोधपुर के दुर्ग में जो ऊपर महल बन रखा है बच्चों, उसका नाम है चोखेलाओ महल। ये किन महल की खिड़कियों के बारे में बता रहा है? चोखेलाओ महल की खिड़कियों के बारे में बता रहा है। आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं चोखेलाओ महल आपको अलग से ही बताऊंगा। तो 3 लोगों की बातें दुर्ग में ध्यान रखेंगे, तीनों ही पूर्व में परीक्षा में पूछी जा चुकी। जैकलिन कैंडी ने इसे क्या कहा है बच्चों? विश्व का 8वां अजूबा या आश्रय कहा है। फिर आप बच्चों ध्यान रखेंगे कि रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा है? परियों, फरिश्तों एवं देवताओं की करामात कहा है। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है कि जोधा के बेटे इसकी खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं, क्योंकि यहां से उनकी हुकूमत की हद तक क्या जाती है? निगाहें जाती है। और शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खोदी होती। तो सारी की सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार इसका भी ले लें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। और बच्चों अब हम करते हैं यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बाद। दर्शनीय स्थल यहाँ के अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। काफी सारी परीक्षाओं में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अभी इससे पूर्व की जो पटवारी की परीक्षा हुई थी उसमें भी इस दुर्ग में से प्रश्न पूछे गए थे तोपों से संबंधित, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। किला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण किला है, इसलिए मैंने आपको ये सबसे बाद में मैं इसे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये किला पढ़ने के बाद आप फिर दूसरे पढ़ते नहीं, इसे पढ़ते जाते हैं। आप जरूर इस किले को 1-2 बार देखना, ताकि देखने मात्र से आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। प्रमुख दर्शनीय स्थल, और सबसे पहले अगर हम इनके दरवाजों की बातचीत करते हैं तो बच्चों नाम आता है जयपोल। ध्यान रखेंगे आप, जयपोल। और यहाँ पर इस जयपोल का निर्माण करवाया था मान सिंह जी ने। यहाँ के एक शासक थे मान सिंह राठौड़, इन्हें मान सिंह जी ने यहाँ पर क्या किया था बच्चों? जयपोल का निर्माण करवाया था। ध्यान रखेंगे इसी जयपोल के समीप, ये जो जयपोल है बच्चों, इसी जयपोल के समीप कीरत सिंह सोडा की छतरी स्थित है, जो 2nd ग्रेड जैसी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कीरत सिंह सोडा की छतरी। और आप लोगों से पूछ लिया जाए अब कि कीरत सिंह सोडा की छतरी कहां पर है, तो आप फटाफट से उत्तर दे देंगे कि कीरत सिंह सोडा की छतरी यहीं पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के जयपोल के समीप। और जयपोल का निर्माण करवाया था किसने बच्चों? मान सिंह जी ने। ये वही मान सिंह जी है, अगर आपको याद आया हो तो, कि मारवाड़ का मानन माना, ये वही मान सिंह जी है। मारवाड़ का मानन माना अड़ गया जगत गिंगोली में, और पिंडारी ने लाभ कमाया इस रक्तपात की होली में। जो कृष्णा कंवर का जो कांड था, मेवाड़ के भीम सिंह जी की जो पुत्री थी वो कृष्णा कंवर, उसका जो कांड था उसमें वाले जो मान सिंह जी है वो यही मान सिंह जी राठौड़ हैं। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों जो दूसरा दरवाजा है उसका नाम है बच्चों लोहा पोल। क्या नाम है? लोहा पोल। ये आप ध्यान रखेंगे। पहला पोल तो कौन सा है? जयपोल। और दूसरा पोल कौन सा है बच्चों? लोहा पोल। और लोहा पोल का निर्माण करवाया था बच्चों मालदेव ने। किसने करवाया था? मालदेव ने। ध्यान रखेंगे आप, इस लोहा पोल पर 31 हथेलियों के निशान हैं। काफी सारी जगह पर आपको 81 भी मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ 31 हथेलियों के सतियों के निशान हैं। ये हथेलियां किसकी हैं? सतियों की, सतियों के निशान हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो दुर्ग में 31 महिलाएं सती हो चुकी थी, और हमारे यहाँ पर नियम है कि सती होने से पहले वह महिला मेहंदी में ऐसे हाथ करके यूं थापे लगा करके जाती थी, उन्हीं को हथेलियों के निशान बोलते हैं। तो इसी लोहा पुल पर 31 हथेलियों के सतियों के निशान है, ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों ये जो लोहा पुल है, इस लोहा पुल के समीप ये आप लोग ध्यान रखेंगे धन्ना और भीवा की छतरी, धन्ना व
भीमा की छतरी। और यहां से भी परीक्षा में प्रश्न आ रखा है, धन्ना व भीमा की छतरी बन रखी है। बच्चों ये जो धन्ना और भीमा की छतरी है ये 10 खंभों की है। कितने खंभों की है? तो इसे 10 खंभों की छतरी भी बोलते हैं, इसे धन्ना और भीमा की छतरी भी बोलते हैं। और ये धन्ना और भीमा जो आपस में क्या थे बच्चों, ये मामा भांजा थे, इसलिए इसको मामा भांजा की छतरी भी बोलते हैं। मामा भांजा की छतरी। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मामा भांजा की छतरी कहां पर है, तो बच्चों जोधपुर दुर्ग में मामा भांजा की छतरी मिलेगी। ये धन्ना और भीमा की छतरी है, इसे 10 खंभों की छतरी कहा जाता है। धन्ना और भीमा पाली के मुकुंद सिंह के सेनापति थे, जो इसके लिए युद्ध लड़ते हुए इसमें काम आगे थे, इसलिए यहां पर इनकी क्या बन रखी है, छतरियां बन रखी है। ये सभी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। बच्चों एक और है जिसका नाम है फतेहपोल। क्या नाम है? फतेहपोल। और यहां पर फतेहपोल का निर्माण करवाया था बच्चों अजीत सिंह ने। जब जोधपुर से खालसा उठा था उस वक्त फतेहपोल का निर्माण किसने करवाया था? यहां पर अजीत सिंह जी ने करवाया था। ये सभी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट बच्चों ध्यान रखेंगे, आपको यहां पर देखने को मिलेगी श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी, इसे आप श्रृंगार चवरी भी कह सकते हो। एक श्रृंगार चौकी या चवरी तो आपने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में पढ़ी थी, जबकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं श्रृंगार चौकी। और इसका निर्माण करवाया था बच्चों तख्त सिंह ने। ये वही तख्त सिंह है जो क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया करते थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और श्रृंगार चौकी में क्या होता था, यहाँ के शासकों का राज्याभिषेक हुआ करता था। राज्याभिषेक करने के अंदर कौन सी जो चौकी काम आती थी, यहां पर श्रृंगार चौकी काम आती थी। ये सब बच्चों आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहां पर है मोती महल। कौन सा महल? मोती महल। और बच्चों इस मोती महल का निर्माण करवाया था सूर सिंह ने। किसने करवाया था? सूर सिंह ने। और बच्चों ये जो मोती महल है, ध्यान रखेंगे आप, ये सोने के बारीक काम के लिए जाना जाता है। सोने के बारीक काम के लिए जाना जाता है। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जोधपुर का कौन सा महल सोने के बारीक काम के लिए जाना जाता है, तो बच्चों जोधपुर का ये मोती महल सोने के बारीक काम के लिए जाना जाता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। और अजीत सिंह जी ने फतेह महल, जो अभी मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था, तो फतेह महल का भी यहाँ पर निर्माण हो रखा है। और ये किसने करवा रखा है? अजीत सिंह जी ने। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम दर्शनीय स्थल को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब शेष बचे सभी को हम एक साथ पढ़ेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार बढ़िया अच्छे से ले लेंगे, क्योंकि जानकारियां बहुत बढ़िया हैं, आप लोगों के जरूर काम आएगी। अब बच्चों देखो, जो महल हम पढ़ने जा रहे हैं उनके विषय में काफी सारी परीक्षाओं में पूर्व में भी पूछा जा चुका है, और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट महल होंगे। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। कुछ महल में आपको छोटे छोटे भी बता देता हूं, जैसे कि फूल महल कहां पर है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। खबका महल कहां पर है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो फूल महल, अभय सिंह जी यहाँ के एक शासक थे जिनका नाम था बच्चों अभय सिंह जी। अभय सिंह जी ने यहाँ पर किसका निर्माण करवाया? फूल महल का। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि फूल महल कहां पर है, तो आप बता देंगे जोधपुर में। और फूल महल का निर्माण किसके समय करवाया? अभय सिंह जी ने करवाया था। ये भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। ख्वाबगाह, एक ऐसा महल है जिसमें बैठकर के ख्वाब देखे जाते हैं, और इसको वर्तमान में खबका महल भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप, खबका महल, क्योंकि मारवाड़ी व्यक्ति है तो इसका भी शॉर्टकट नेम कर दिया खबका महल, नहीं तो इसका ओरिजिनल नाम क्या है बच्चों? ख्वाबगाह महल। अब हम बातचीत कर रहे हैं छोकेलाव महल की। ध्यान रखेंगे आप, छोकेलाव महल। जोधपुर के किले में सर्वोच्च जो महल बन रखे हैं उनके नाम क्या है? छोकेलाव महल। और ये छोकेलाव महल क्यों प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, और इसमें राम रावण युद्ध का सजीव चित्रण है। राम रावण युद्ध का सजीव चित्रण, युद्ध का सजीव चित्रण आप लोगों से पूछा जा सकता है। राम रावण युद्ध का सजीव चित्रण कहां पर कर रखा है? तो इसी छोकेलाव महल के दीवारों पर बच्चों राम रावण युद्ध का सजीव चित्रण कर रखा है। ये सब आप ध्यान रखेंगे।
इसी चौकेलाओ महल में आपको राजस्थान की चित्रकला के अंतर्गत बच्चों राजा महाराजाओं की घटनाएं देखने को मिलेगी। लोक जीवन की घटना पर आधारित एक भी चित्र आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन चौकेलाओ महल में राजस्थान लोक जीवन पर, राजस्थान लोक जीवन शैली के भी आप लोगों को यथार्थ चित्रण मिलेगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, लोक जीवन का यथार्थ चित्रण ये केवल यहीं पर मिलेगा। लोक जीवन का यथार्थ चित्रण, जब हम चित्रकला पढ़ेंगे तब बातचीत करेंगे। लोक जीवन के चित्रण का हमारी चित्रकला में अभाव पाया जाता है, लेकिन जोधपुर का केवल एकमात्र मेल है चौकेलाओ मेल, जिसमें लोक जीवन का क्या कर रखा है बच्चों, यथार्थ चित्रण कर रखा है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों मान सिंह पुस्तक प्रकाश, आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है। मान सिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, मान सिंह पुस्तक प्रकाश ये एक प्रकार का बच्चों पुस्तकालय है। आप लोग ध्यान रखेंगे, मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय भी आपको जोधपुर के दुर्ग में देखने को मिलेंगे। ये भी वही मान सिंह जी है। जोधपुर संग्रहालय जिसमें अकबर की तलवार रखी हुई है, इसलिए बच्चों वो प्रसिद्ध है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे आप जसवंत तड़ा, जसवंत तड़ा। देखो जसवंत तड़ा में भी आपको कई बार पागल बना दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण हुआ था 1906 में। और जसवंत तड़ा में प्रश्न क्या पूछेंगे कि जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया था, और आपको ऑप्शन में क्या देंगे, जसवंत सिंह जी। नहीं, इसका निर्माण किसने करवाया था, सरदार सिंह ने। किसने करवाया था, सरदार सिंह ने। बच्चों यह 2 मंजिला बन रखा है, ध्यान रखेंगे आप। जसवंत तड़ा कितना मंजिला है, 2 मंजिला है। और ध्यान रखेंगे इस जसवंत तड़ा को राजस्थान का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का क्या कहा जाता है बच्चों, ताजमहल कहा जाता है। ये सभी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। सूरी मस्जिद, शेरशाह सूरी ने यहाँ पर क्या बना रखी है, सूरी मस्जिद या शेरशाह सूरी की मस्जिद भी बच्चों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। भूरे खां की मजार, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भूरे खां की मजार कहां पर है, तो बच्चों जोधपुर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में आपको क्या भी देखने को मिलेगी, भूरे खां की मजार भी देखने को मिलेगी। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है गुलाब खां का मकबरा। आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है कि गुलाब खां का मकबरा, गुलाब खां का मकबरा भी कहां पर है, तो ये गुलाब खां का मकबरा भी बच्चों जोधपुर के मेहरानगढ़ में है। और गुलाब कैलेंडर भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो गुलाब कैलेंडर भी बच्चों आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। साथ में बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे रनिहाड तालाब, रनिहाड तालाब भी बच्चों यहां पर देखने को आप लोगों को मिलेगा। और एक बार आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जरा आगे बढ़ाते हैं। और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम बातचीत करेंगे किले के अंदर जो बच्चों तोपें रखी हुई है, क्योंकि पटवारी की परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा गया था और काफी सारे बच्चों ने, लगभग 80% बच्चों ने इसके गलत आंसर दिए थे। उस वक्त भी हम पढ़ाया करते थे और हमारे भी कई सारे बच्चों ने इसे गलत कर दिया था, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट नौकरी लगे थे और वही बच्चे नौकरी लगे थे जो इस प्रश्न को सही कर करके आए थे, क्योंकि एक प्रश्न से बहुत के आगे बहुत के पीछे रख जाते हैं। तो जोधपुर तुर्क में स्थित प्रमुख तोपें, जोधपुर दुर्ग की जो तोपें हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे किल किला, किल किला तोप। यहां से भी काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, किल किला तोप। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे शंभू बाण, किल किला है, शंभू बाण है, शंभू बाण तोप, शंभू बाण तोप, किल किला तोप, शंभू बाण तोप। गजनी खां, गजनी खां, ये गजनी खां भी क्या है बच्चों, गजनी खां तोप का नाम है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद ध्यान रखेंगे आप कड़क बिजली, ये कड़क बिजली भी क्या है बच्चों, तोप का नाम है कड़क बिजली। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे आप बिच्छू बाण, ये बिच्छू बाण भी क्या है बच्चों, तोप का नाम है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे झमाझम, ये झमाझम भी क्या है, तोप का नाम है। इसके बाद बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे नुसरत, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि नुसरत गुब्बार, नुसरत गुब्बार, गजक और नागफणी, ये चारों के चारों नाम एक साथ दे दिए
कि नुसरत, गुब्बार, गजक और नागफणी क्या है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस गजक से एक ऑप्शन सेट कर दिया था कि मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित मिठाइयों के नाम, और इस गजक को देख करके काफी सारे बच्चों ने क्या कर दिया, मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित मिठाइयों के नाम नहीं, ऑप्शन सही था जोधपुर दुर्ग में स्थित किलों के, जोधपुर दुर्ग में स्थित तोपों के नाम। तो बच्चों नुसरत, गुब्बार, गजक, नागफणी क्या है, तोपे हैं। किलकिला तोप, शंभू बाण, गजनी खां, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, झमाझम, ये भी क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख तोपे हैं। और इसके बाद हम बातचीत करते हैं यहाँ के प्रमुख मंदिरों की। तो शायद आप लोग ने इसका भी ले लिया होगा, क्योंकि अब आप लोग ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आपको मौका मिले और लगे कि जानकारी नहीं है या हमें लिखना है, नोट्स बनाने, तो खुद आपके हिसाब से जैसे मैं इधर उधर हूं तो आप फटाफट से एक टिका लिया करो। इसके बाद बच्चों अब हम बातचीत कर रहे हैं मंदिरों के विषय में। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये से ध्यान रखना है कि एक जो मंदिर है यहाँ पर वो है नागणेची माता का। किसका मंदिर है, नागणेची माता का, नागणेची माता। और बच्चों ये जो नागणेची माता है ये क्या है, राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी। और राठौड़ों की कुल देवी है वो कौन है, नागणेची माता। तो इनकी कुल देवी का भी यहाँ पर क्या बन रखा है, एक मंदिर बन रखा है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। नागणेची माता का भी यहाँ पर क्या है बच्चों, मंदिर बन रखा है। और नागणेची माता इनकी क्या है, राठौड़ों की कुल देवी है। जबकि मूल मंदिर, ध्यान रखेंगे आप, मैं राजस्थान की देवियां भी अभी पढ़ा रहा हूं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के इन्हें देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नागणेची माता का प्रसिद्ध या मूल मंदिर कहां पर है, तो ये मिलेगा आपको नगाना गांव बाड़मेर में। नगाना गांव, और ये कहां पर पड़ेगा बच्चों, बाड़मेर में। और यहाँ पर जो इसकी जो मूर्ति है वह किसकी बन रखी है, ये लकड़ी की मूर्ति है। कैसी मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति। तो बच्चों एक तो होती है कुल देवी। अब हम बातचीत कर रहे हैं राठौड़ों की आराध्य देवी के विषय में। और ये इस प्रकार का ये एक दुर्ग था, आप लोगों ने देख ही रखा है। और इस दुर्ग के ऊपर साइड पर इस प्रकार एक मंदिर बन रखा है बच्चों। और यहाँ से किससे जाते हैं, ऐसे सीढ़ियों से जाते हैं। इस मंदिर पर किससे जाते हैं, सीढ़ियों से जाते हैं। और इस मंदिर का नाम है बच्चों चामुंडा माता मंदिर। कैसा मंदिर, चामुंडा माता मंदिर। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। और चामुंडा माता क्या है, जोधपुर के या जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी, जोधपुर के राठौड़ों की, ध्यान रखेंगे। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन है, वह करणी माता है। जबकि बीकानेर के राठौड़ों की भी कुल देवी कौन है बच्चों, नागणेची माता है। पिता और पुत्र की कुल देवी अलग अलग नहीं हो सकती, कुल देवी तो संपूर्ण कुल की हुआ करती हैं। जबकि बच्चों आराध्य देवी पिता और पुत्र की अलग अलग हो सकती हैं, भाई भाई की अलग अलग हो सकती हैं। जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी, आराध्य देवी को ही बच्चों इष्ट देवी भी बोलते हैं, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, इष्ट देवी। और ध्यान रखेंगे इसे चामुंडा माता के मंदिर में 30 सितंबर 2008 के दिन बच्चों क्या मच गई थे, सीढ़ियां टूटने से भगदड़ मच गई थे। 30 सितंबर 2008 को भगदड़ मचने के कारण 200 से ज्यादा व्यक्तियों की जान चली गई थी, जिसकी जांच के लिए परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जिसकी जांच के लिए न्यायाधीश जसराज चोपड़ा के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे जसराज चोपड़ा समिति कहा जाता है। इस घटना की जांच करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी, जसराज चोपड़ा समिति की स्थापना की गई थी। तो बच्चों ये था जोधपुर का मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, इससे आपको नेक्स्ट एवं नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।